वीज़ा तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फैमिली रीयूनियन केस का प्रोसेस टाइम क्या है? जिस डेट से वीज़ा स्टार्ट हो रहा है तो क्या इसी डेट को ट्रैवल करना होता है या बाद? क्या अपनी डॉक्टर वाइफ की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करके विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? VFS में अपॉइंटमेंट स्लॉट ना मिले तो क्या डायरेक्ट भी जा सकते हैं? कितनी सैलरी हो तो स्पेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और क्या कम सैलरी पर रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा होते हैं? 2025 में वीज़ा रेशो कैसी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज फिर मेरी टीम ने कुछ क्वेश्चन जो इकट्ठे किए हुए थे, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी कुछ क्यूरीज थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के सबको इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर दी जाए। तो जुनेद साहब चले स्टार्ट करते हैं उससे। वीज़ा तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपको रिक्वायरमेंट सारी पता है, आप उसको खुद अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल अप्लाई करें। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि जो वीज़ा कंसल्टेंट है ना, उसका ये डेली का काम है, रूटीन वर्क है। ठीक है, उसको पता है क्या एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, किसकी वीज़ा रेशो अच्छी चल रही है, किस पे रिफ्यूज़ल आ रही है, अब एम्बेसी क्या रिक्वायर कर रही है। जैसे कहते हैं ना, चूज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, अब बाल एक छोटी सी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने बाल तराशने हैं तो आप खुद भी तराश सकते हैं अपने बाल। आप जो हेयर ड्रेसर के पास क्यों जाते हैं? इसकी रीज़न ये है कि उसका काम है, वो जानता है कि सही तरीके से किस तरह आपकी जो है वो कटिंग हो सकती है। इसी तरह वीज़ा कंसल्टेंट जो है ना, वो आपको बेहतर गाइड्स कर सकते हैं वीज़ाज़ की पॉलिसीज़ के हवाले से, एम्बेसीज़ के प्रोसीजर्स के हवाले से। ठीक है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत पेश आती है वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाने की, क्योंकि आपने वीज़ा अप्लाई करना है वन टाइम या टू टाइम। जो वीज़ा कंसल्टेंट है, बहुत से वीज़ा कंसल्टेंट ऐसे हैं जैसे जो कि डेली बेसिस पे 8 10 12 वीज़ा डेली बेसिस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनकी और आपके एक्सपीरियंस में थोड़ा सा फ़र्क होगा। फैमिली रीयूनियन केस का प्रोसेस टाइम क्या है? रीयूनियन देखिए, स्पेन का प्रोसेसिंग टाइम वैसे तो जो आइडियल है वो 25 से 45 दिन है, मगर अभी जितने भी केसेस जो अप्रूव हो के आए हैं वो 80 डेज़ 85 डेज़ 90 डेज़ में वीज़ाज़ जो है ग्रांट हो गए। जो वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं वो भी, और जो रिफ्यूज़ल हुए हैं वो भी। ठीक है, 80 टू 85 डेज़ में है, तो इसलिए इसका कोई कंफर्म टाइम नहीं आपको बता सकते। ये 25 डेज़ भी हो सकते हैं, ये 80 अप टू 80 डेज़ 90 डेज़ तक भी जा सकता है। जिस डेट से वीज़ा स्टार्ट हो रहा है तो क्या इसी डेट को ट्रैवल करना होता है या बाद में भी नहीं, कर सकते हैं? देखिए, जिस डेट से वीज़ा स्टार्ट हो रहा होता है उस डेट को ही ट्रैवल करना ज़रूरी नहीं होता। उसकी डेट की वैलिडिटी होती है कि वैलिड वीज़ा आपका किस डेट से है। सपोज़ करते हैं आपके वैलिडिटी वीज़े के ऊपर लिखी हुई है 15 जनवरी टू 15 फरवरी, और आपका जो स्टे लिखा हुआ है वो 20 डेज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये समझ लें कि 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के अंदर आप किसी भी वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डेट को ट्रैवल कर सकते हैं। जिस डेट पे आप ट्रैवल करेंगे उस डेट से आगे 20 दिन आप उसमें रह सकते हैं। इवन कि अगर आपका 15 फरवरी को वीज़ा जो एक्सपायर हो रहा है, तो आप 14 फरवरी को भी एंट्री कर लेते हैं, तो उसके बाद 20 दिन आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो वहाँ पे एंट्री जो उसकी वीज़ा की इशू डेट और एक्सपायरी डेट जो उसके अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है। क्या अपनी डॉक्टर वाइफ की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करके विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? जी, अगर आपकी मिसेस डॉक्टर हैं, आप उनकी बैंक स्टेटमेंट को यूज़ करके बिल्कुल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जिस स्पॉन्सर जो है ना, फाइनेंशियली स्पॉन्सर चाहिए होता है। फाइनेंशियली स्पॉन्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो अपनी मिसेस को कर सकते हैं, मिसेस जो है अपने हस्बैंड को कर सकती हैं। ठीक है, फादर अपने बच्चों को कर सकते हैं, बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को कर सकते हैं, पेरेंट्स को कर सकते हैं। तो इसमें आप कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। VFS में अपॉइंटमेंट स्लॉट ना मिले तो क्या डायरेक्ट भी जा सकते हैं? नहीं, VFS के अंदर अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आप बगैर वॉक इन नहीं जा सकते। कुछ कंट्रीज़ हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप वॉक इन से आके सबमिशन करवा सकते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी जा सकते हैं, वॉक इन भी जा सकते हैं। ठीक है, मगर आप डायरेक्ट वॉक इन जाके सबमिशन नहीं करवा सकते। अब VFS में जापान के लिए आपको इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट के बगैर आपकी फ़ाइल जमा नहीं होगी। जबकि कराची के लिए जापान में अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपने वॉक इन जाके सबमिशन करवानी। तो इसलिए जहाँ पे तो अपॉइंटमेंट है वहाँ आप अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, और जो बगैर अपॉइंटमेंट है वो बगैर अपॉइंटमेंट के। अगर आप ये समझते हैं कि जी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हम वॉक इन जाके सबमिशन करवा दें, तो आपकी फ़ाइल जमा नहीं होगी।
कितनी सैलरी हो तो स्पेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और क्या कम सैलरी पर रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा होते हैं? सर सैलरी आपकी देखिए आप डिपेंड करता है आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। हमारे अभी बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल आई, जिनकी वीडियोस भी हमने अपलोड की हुई हैं। 80,000 सैलरी वालों को भी जो है स्पेन ने वीज़ा ग्रांट किया है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि 80,000 जो है कम से कम आपके पास सैलरी होनी चाहिए जिस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा लगने के चांसेस भी हैं। आखिरी सवाल है कि 2025 में वीज़ा रेशो कैसी रहेगी? सर 2025 में वीज़ा रेशो कैसी रहेगी इसमें हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 2024 में वीज़ा रेशो कैसी रही है उसमें बहुत अच्छी वीज़ा रेशो रही है, जिसमें तुर्की ने बहुत से वीज़ाज़ दिए हैं, साउथ अफ्रीका ने दिए हैं, जापान ने बहुत बेबहा वीज़ा दिए हैं, इवन के स्पेन के वीज़ाज़ आए हैं, नीदरलैंड के आए हैं, यूके के वीज़ाज़ आए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के आए हैं। और एक क्वेश्चन आता होता था कि सर्दियों में कनाडा वीज़ा देता है कि नहीं, कनाडा के वीज़ाज़ भी आए हैं, यूएसए के भी वीज़े। अब प्रेडिक्शन जो है वो प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते कि 2025 में कैसे वीज़ा रेशो, क्या वीज़ा रेशो रहेगी। जैसे जैसे चलते जाएंगे हम लोग साथ साथ आपकी जो वीज़ा रेशो करंट चल रही होगी वो साथ साथ आपको उसको अपडेट करते जाएंगे।